डिफाइन करेंगे ऑप्टिक्स क्या है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स the branch of physics which deals with the branch of physics which deals with the study of light and its phenomena. The study of light and its phenomena is called optics. The branch of physics which deals with the study of light and its phenomena is called optics. अगर ऑप्टिक्स को फर्दर अपन क्लासिफाई करें, दो ब्रांच में अपन इसको मोस्टली डील करते हैं। फर्स्ट अपन कहेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड सेकेंड अपन कहेंगे फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को हम रे ऑप्टिक्स भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स दैट इज बेस्ड ऑन ड्यूल नेचर ऑफ पार्टिकल का, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। लाइट ड्यूल नेचर रखती है एज अ वेव एज वेल एज पार्टिकल, वो फिजिकल ऑप्टिक्स उस पर बेस्ड है। इसको फर्दर अपन क्लासिफाई करें तो दो ब्रांच में अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट अपन कहेंगे वेव ऑप्टिक्स एंड सेकेंड वन इज क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। फर्स्ट वेव ऑप्टिक्स एंड सेकेंड अपन कह रहे हैं क्वांटम ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स जो है वो वेव नेचर ऑफ लाइट पर बेस्ड है, वेव नेचर को डिफाइन करती है। एंड क्वांटम ऑप्टिक्स है वो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को डिफाइन करती है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। रे ऑप्टिक्स के अंदर हम वन बाय वन सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड अपन कहेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। थर्ड अपन कहेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये अपन वेव ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, करेंगे रे क्या है, सॉरी पहले डिफाइन करेंगे लाइट। ऑलरेडी अपन ईएम वेव इसमें पढ़ चुके हैं, है क्या, तो हम ये कह सकते हैं लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, light is an electromagnetic wave in which electric field vector, electric field and magnetic field B magnetic field B both oscillates perpendicular to the direction of propagation, direction of propagation।
जैसे हमने EM वेव में कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बटा ई, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अगर XY प्लेन में ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर वो XZ प्लेन में ऑसिलेट करेगा। ये हम कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B है, ये B है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है E वो प्लेन के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट कर रहा है। ये अपन कह रहे कि E वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये अपन कह रहे कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, ये अपन कह रहे कि स्पीड ऑफ लाइट, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। So light is an electromagnetic wave in which electric field and magnetic field both oscillate perpendicular to the direction of propagation. Done, sir. चलो अभी बेटा कुछ अपन और डेफिनेशन देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर रे ऑप्टिक्स में रे को यूज करते हैं, तो पहले अपन देखेंगे कि रे है क्या, कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ए हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट होगा। ए हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉन in the direction of light, in the direction of light, hypothetical line drawn in the direction of light, that is called ray। जैसे अपन करें कि रे ऐसे ट्रैवल कर रहा है, तो इस टाइप से अपन एक एरो ड्रॉ करेंगे, वो रे को रिप्रेजेंट करेगा। रे के बाद में हम बात करते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, बीम किसे कहेंगे, तो हम कह सकते हैं एक ग्रुप ऑफ रेस, एक ग्रुप ऑफ रेस is called beam, group of rays is called beam। बहुत सारी रेज जब एक साथ ट्रैवल करेगी तो उसको अपन बीम कहेंगे। अगर बीम के टाइप्स अपन देखें तो सबसे फर्स्ट जैसे हम बात कर रहे हैं पैरेलल बीम। पैरेलल बीम का मतलब अपन कह रहे कि बहुत सारे रेज हैं वो इस टाइप से पैरेलल जा रही है, जो कभी भी आपस में मिट नहीं करेगी। सेकेंड अपन बात करेंगे डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग बीम मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे एक का सोर्स है और लाइट रे बेटा इस टाइप से बाहर निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, इसको अपन कहेंगे डाइवर्जिंग बीम, ये डाइवर्जिंग बीम। फिर अपन बात कर रहे हैं थर्ड, दैट इज कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम में अपन कहेंगे कि लाइट जैसे इंफिनिटी से आ रही है और किसी पॉइंट पर अपन करेक्ट मीट करती है, इसको अपन कहेंगे कन्वर्जिंग बीम, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग बीम। यहाँ पे लाइट जो है वो डाइवर्ज हो रही है, डाइवर्जिंग बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड पैरेलल बीम। देखेंगे बेटा लाइट सोर्स, लाइट सोर्स, सोर्स दो
टाइप के अपन मोस्टली यहाँ पे देखेंगे। एक अपन कहेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, क्रोमेटिक सोर्स, monochromatic source, that means single color light source, single color light source, monochromatic source, that means single color light source। सेकेंड अपन कहेंगे सेकेंड मोनोक्रोमेटिक सोर्स के बीच में सिंगल कलर सोर्स, फिर अपन कहेंगे पॉलीक्रोमेटिक सोर्स या क्रोमेटिक सोर्स, क्रोमेटिक सोर्स। इसको अपन कहेंगे मल्टी कलर सोर्स, मल्टी कलर लाइट सोर्स। जैसे अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स की बात करें तो इसका एग्जांपल अपन कह सकते हैं लेजर सोर्स, लेजर इज द एग्जांपल ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिसमें एक ही वेवलेंथ होती है। एंड सेकेंड अपन कह रहे हैं क्रोमेटिक सोर्स, उसका एग्जांपल अपन देखें तो व्हाइट लाइट सोर्स, व्हाइट लाइट सोर्स, ये अपन कह रहे हैं कि क्रोमेटिक सोर्स है। अच्छा। नोट कर दिया बेटा? आंसर। चलो यहाँ पे अपन बात करेंगे अभी लाइट के फर्स्ट, जैसे बेटा फिनोमेना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसको अपन डिफाइन करेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है क्या? तो जब अपन कह रहे कि एक वाइट लाइट कोई भी अपन कह रहे कि रे है और रे किसी स्मूथ सरफेस पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर अपन कह रहे कि इंसिडेंट वो उसी मीडियम में फर्दर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। ये इंसिडेंट रे है, ये हमने कहा नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये आर वेक्टर, ये एन वेक्टर और ये आई वेक्टर है। ये एंगल आई है और ये एंगल आर है। ये अपन कह रहे कि स्मूथ सरफेस है। हम इसको कहेंगे कि व्हेन अ लाइट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट incident on a smooth surface, then it it reflect back into same medium is called reflection of light, reflection of light।
a any ray of light is incident on a smooth surface, then it reflects back into same medium is called reflection of light. अभी तो अपन कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रे है उसको अपन कहेंगे इंसिडेंट रे, इसको अपन कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, इसको बेटा अपन कहेंगे नॉर्मल रे। नॉर्मल जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे जो एंगल आई है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट एंड नॉर्मल, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। एंड एंगल आर जो एन और आर के बीच में है उसको अपन कहेंगे रिफ्लेक्शन एंगल। रिफ्लेक्शन एंगल। अगर मैं यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करता हूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अपने बेटा 10th में भी पढ़ा था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉ अपने देखे थे। फर्स्ट लॉ कौन सा है, तो अपन कहेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे lying in same plane. Incident ray normal and the reflected ray lying in same plane. तीनों अपन करे सेम प्लेन में है। इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डॉट अपन करे आर क्रॉस एन वेक्टर, या हम कहेंगे आर डॉट एन क्रॉस आई वेक्टर, या हम कहेंगे एन डॉट आई क्रॉस आर वेक्टर, और उन सब की वैल्यू क्या होगा बेटा, 0। दैट इज द कॉल्ड कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी, कोप्लानर वेक्टर। क्योंकि हमने कहा आई कैप मतलब इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाइंग इन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब सभी कोप्लानर है, और कोप्लानर के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, 0। तो इसको अपन कहेंगे कंडीशन फॉर कोप्लानरिटी। तीन वेक्टर्स अगर कोप्लानर है तो उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपन 0 कर लेते हैं। दैट इज द कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी। सेकेंड लॉ, और सेकेंड लॉ हमें कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is equal to the angle of reflection. The angle of reflection. Angle of incident is equal to angle of reflection. मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल I इक्वल्स टू एंगल R के इक्वल होगा। अभी देखो इसका प्रूफ देखें कि भी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे है। तो इसका प्रूफ अपन फॉर्मेंट्स प्रिंसिपल से देते हैं। फॉर्मेंट्स प्रिंसिपल, और फॉर्मेंट्स प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि कोई भी लाइट रे उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी जिसके कारण उसका टाइम ट्रैवल मिनिमम हो। मतलब हम ये कह सकते हैं ए लाइट रे travels in that direction, light ray travel in that direction, so its time travel becomes minimum. Time travels becomes minimum. लाइट रे उस डायरेक्शन में अपन कह रहे कि ट्रैवल होगी जिसके कारण उसका टाइम ट्रैवल मिनिमम हो। अभी देखो कैसे उठा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कह रहे कि एक स्मूथ सरफेस है, ये अपन कह रहे कि लाइट इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये बेटा सोर्स है, लाइट इंसिडेंट हुई।
ये अपन कह रहे कि रिसीवर है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि सोर्स इसकी हाइट h है, रिसीवर तक पहुंच रही है उसकी हाइट भी s है, जो डेस्टिनेशन कह सकते हैं रिसीवर की जगह, ये डेस्टिनेशन है। अभी ये टोटल डिस्टेंस d के इक्वल है दोनों के बीच में। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि सपोज ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस हमने कहा d माइनस एक्स है। अभी देखो लाइट कैसे ट्रैवल कर सकती है, इस पॉइंट पे वो इधर आके भी इधर जा सकती है, इधर आके भी इधर जा सकती है, मतलब उसके पास इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। बट वो कौन सा पाथ सेलेक्ट करेगी उसको डिफाइन कौन करता है, प्रिंसिपल ऑफ अफर्मेंस प्रिंसिपल। मतलब लाइट उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी जिसके कारण अपन कह रहे हैं कि उसका टाइम ट्रैवल मिनिमम हो। अभी देखो यहाँ पर ये एच एक्स है, ये बेटा उसका पाथ कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं इसके पाथ की बात करता हूँ बेटा, ये वाला डिस्टेंस, तो वो होगा एच स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर डी माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर। अगर मैं टाइम टी की बात करता हूँ तो देखो टाइम टी, फर्स्ट बेटा डिस्टेंस कितना, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट बेटा सी हो गया। फिर अपन कह रहे कि डिस्टेंस कितना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो एच स्क्वायर प्लस टी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन अपन कह रहे सी, ये टाइम है। अभी हमें प्रॉपर्टी ऑफ परमानेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि उधर ये ट्रैवल करेगा, टाइम अपन सॉरी लाइट उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, उस पाथ को फॉलो करेगी जिसके कारण उसका टाइम ट्रैवल मिनिमम हो। तो अभी अपन कह रहे मिनिमम करने के लिए अपन मैक्सिमा मिनिमा यूज करेंगे। नोट करो यहाँ तक, पर हम कह रहे कि यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, यूजिंग मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि मुझे टाइम ट्रैवल को मिनिमम करना। और मैक्सिमा मिनिमा में क्या बताया था, स्टेप 1 सबसे पहले हम t को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मुझे x की वो वैल्यू, या अपन कह रहे dt बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन किया और उसको 0 रख दिया। तो यहाँ से बेटा अपने को मिला, ये हमने कहा 1 अपॉन सी कॉन्स्टेंट एंड डिफ्रेंसिएशन बेटा 1/2 एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1 एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फर्दर डिफ्रेंसिएशन, तो एच स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x। फिर बेटा अपन करें 1 अपॉन सी, ये हमने लिखा 1/2 एच स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स उसका होल स्क्वायर होल पावर 1/2 माइनस 1, और इसको बेटा आपने लिखा -2 डी माइनस एक्स हो गया, क्योंकि डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर का 2 डी माइनस एक्स और डी माइनस एक्स का वापस डिफ्रेंसिएशन माइनस एक्स हो गया। इसको हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल। तो देखो यहाँ से क्या मिला, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, मीन्स यहाँ से हमें मिला 1 अपॉन सी, इसको हमने लिखा x अपॉन रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे हमें मिला माइनस डी माइनस एक्स अपॉन 2 सॉरी अपॉन सी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा व्हाट, 0। तब इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सी, सी से सी बेटा कैंसिल आउट हो गया, एक्स अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अभी बेटा अगर मैं ज्योमेट्री से ये देखता हूँ, ये एंगल सपोज अपन कह रहे कि आई है, तो बाय ज्योमेट्री ये भी एंगल क्या होगा, आई। ये बेटा आर है, तो ये भी एंगल क्या होगा, आर। तो एक्स अपॉन अपन कह सकते हैं रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, उसको अपन साइन आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा इसको हमने लिखा साइन आई, इसको अपन साइन आर लिख सकते हैं, और साइन से साइन कैंसिल आउट, तो क्या मिला, आई इक्वल्स टू आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कोई भी अपन कह रहे कि लाइट वेव है वो उस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी जिसके कारण उसका टाइम ट्रैवल मिनिमम हो। इसी को फर्मेंट्स प्रिंसिपल कहेंगे।
Types of reflection. Types of reflection. इन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में अपन कहेंगे कि अगर फर्स्ट अपन बात करेंगे बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन, अगर अपन कह रहे कोई लाइट रे किसी स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है तो उसको अपन रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। व्हेन द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस from the smooth surface is called regular reflection. When the reflection takes place from the smooth surface is called regular reflection. Due to regular reflection, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है बेटा, जैसे मिरर के अंदर अपनी जो इमेज दिखती है वो ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। ड्यू टू रेगुलर रिफ्लेक्शन image formation will takes place. Image formation will takes place. रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण इमेज का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम ये कहेंगे कि अगर हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो अगर कोई लाइट रे एक पैरेलल बीम है, वो अपन कह रहे कि किसी सरफेस पर अगर इंसिडेंट हो रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होगा। पैरेलल बीम इंसिडेंट अगर पैरेलल होता तो रिफ्लेक्टेड भी पैरेलल होगा। तो ये अपन कह रहे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है कि व्हेन ए लाइट पैरेलल बीम इंसिडेंट ऑन ए स्मूथ सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिफ्लेक्ट बैक इन पैरेलल मैनर। तो ये अपन कह रहे कि और इसी के कारण इमेज का फॉर्मेशन होता है। कोई भी स्मूथ सरफेस है उसके अंदर इमेज फॉर्मेशन का जो रीजन है वो अपन कह रहे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दूसरा अगर हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन देखें दैट इज डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नोट करो, इरेगुलर रिफ्लेक्शन या हम कह रहे हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। When a light ray reflect from the rough surfaces, then it is called irregular or diffuse reflection. Irregular or diffuse reflection. अभी अपन कर इरेगुलर, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं वो अपन कह रहे ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि अपन कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट से हर पॉइंट से आने वाली जो रे है वो अपन कह रहे कि रिफ्लेक्ट होकर अपनी आइज तक पहुंचती है। हर पॉइंट से अगर कोई रे आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होके अपन कह रहे कि अपनी आइज तक पहुंचेगी, तभी तो अपन उसको देख पाते हैं। तो ड्यू टू irregular refraction we can see any object. irregular reflection जब रिफ्लेक्ट होके
कोई लाइट रे है अपनी आइज तक जाएगी तो हम उसको देख पाते हैं। तो ड्यू टू इरेगुलर रिफ्रैक्शन वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, और रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण इमेज फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस। वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, इरेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जैसे ये अपने पास रफ सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया, इसका नॉर्मल बताइए। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बेटा फॉलो करेगा। ये नॉर्मल इधर हो गया, ये रे ऐसे। अभी देखो यहाँ पर अपन कह रहे कि जब रिफ्लेक्शन इरेगुलर है उस केस में अपन कह रहे ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट। और जब इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो पैरेलल बीम है, आफ्टर अपन कह रहे कि रिफ्लेक्शन वो रैंडम डायरेक्शन में जाएगा, और उसी जब रैंडम डायरेक्शन में जाता हुआ तो हर एक पॉइंट से जब रे अपनी आइज तक जाएगी तभी जाके अपनी आइज उसको देख पाती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? रेगुलर में हमने कहा कि वो इमेज फॉर्मेशन, रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमने कहा इमेज फॉर्मेशन होगा, और इरेगुलर के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ये दोनों में बेटा अपन कह रहे कि डिफरेंस है। इंसिडेंट रे अगर उसकी डायरेक्शन पता है, नॉर्मल की डायरेक्शन पता है, तो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो अपन यहाँ पर देख रहे हैं। ये बेटा अपन कह रहे कि एक स्मूथ प्लेन सरफेस है, रे इंसिडेंट हुई, आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है। ये अपन कह रहे कि इंसिडेंट है, ये अपन कह रहे कि रिफ्लेक्टेड रे है। इसको अपन करें आई कैप यूनिट वेक्टर, ये अपने पास है आर कैप, इसको अपने का नॉर्मल ई एन कैप, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है तो इसको अपने ई टी कैप का। तो अभी अपन कह रहे हैं कि मुझे आर कैप फाइंड करना। ये एंगल अपने पास क्या था? सपोज थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा? थीटा। अगर मैं इस इंसिडेंट रे को यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, ये थीटा, तो बाय ज्योमेट्री ये भी क्या होगा? थीटा। रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो ये थीटा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आई कैप हमें क्या मिला? तो हम कह सकते हैं साइन थीटा ई टी कैप टेंजेंशियल डायरेक्शन माइनस कॉस थीटा ई एन कैप नॉर्मल डायरेक्शन। ये यूनिट वेक्टर ऑफ इंसिडेंट रे है। अगर अपन रिफ्लेक्टेड रे की बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे का यूनिट वेक्टर, इसको आपने लिखा साइन थीटा ई टी कैप प्लस कॉस थीटा ई एन कैप हो गया, दैट इज इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पर ई टी कैप और ई एन कैप जो मैंने लिया है, ई टी कैप ये यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट है, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ई एन कैप वो यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल है। यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन टू माइनस बेटा 1, 2 में से 1 को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो क्या मिलता है बेटा? तो इसको अपने का आर कैप माइनस आई कैप इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा इंटू ई एन कैप हो गया।
अभी अपन कह रहे कि मुझे आर कैप चाहिए, तो आर कैप को हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस 2 कॉस थीटा ई एन कैप के इक्वल होगा। अभी कॉस थीटा क्या है, तो हम बाय ज्योमेट्री से यहाँ पे देखेंगे कि आई कैप डॉट एन कैप, जिसे अपने ई एन कैप लिया, तो आई कैप डॉट एन कैप उसको हम लिख सकते हैं मोड आई कैप मोड एन कैप एंड कॉस पाई माइनस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। आई कैप एन कैप मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये अपने लिखा माइनस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, हम कॉस थीटा को लिख सकते हैं माइनस आई कैप डॉट एन कैप। ये अपन कह रहे कि कॉस थीटा है, इसकी वैल्यू अपन इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या मिलता है, आर वेक्टर सॉरी आर कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप और ई एन को हमने फर्दर एन कैप लिख दिया। ये अपन कह रहे हैं यूनिट वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड रे है। एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन इसको याद रखेंगे, आर कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस 2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। थोड़ा सा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। क्वेश्चन हमें कहा गया है ए लाइट रे So 1 incident, second, can you go back? yes, a light ray incident on, so a light ray incident along the vector I cap plus j cap plus k cap on a smooth surface whose normal is along I cap plus j cap, then find the unit vector reflected ray का यूनिट वेक्टर अपने को फाइंड करना। ये क्वेश्चन है, हमें जो रिजल्ट मिलेगा आई कैप प्लस जे कैप, तो आई कैप माइनस 2 आई कैप माइनस आई कैप, फिर बेटा माइनस जे कैप एंड प्लस के कैप अपॉन √3। ये रिफ्लेक्टेड रे है, उसका डायरेक्शन होगा, उसका यूनिट वेक्टर होगा। Answer. चलो एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जिसे हमें कहा गया कि ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट along I vector plus j vector plus k vector, then find the direction of reflected ray if it incident on x-axis, sorry, incident on xy plane, second on yz plane, and third on xz plane। ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। इसमें अपने को ये ध्यान रखना है कि जब मैं एक्स वाई प्लेन की बात करता हूँ उसके परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा एन कैप, वो बेटा के कैप होगा।
जब हम वाई जेड प्लेन की बात करेंगे तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर, तो वाई जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे एन कैप को अपन आई कैप लिखेंगे। अगर हम एक्स जेड प्लेन की बात करें तो एक्स जेड प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई एक्सिस, तो यहाँ पे एन कैप को अपन जे कैप रखेंगे। ये नॉर्मल की डायरेक्शन होगा। करेंगे अगर हम आर कैप की बात करें तो आर कैप आई कैप माइनस बटा 2 आई कैप डॉट एन कैप, और ये अपने पास एन कैप है। इस यहाँ से अपन कहेंगे आई कैप को अपने लिखा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3 माइनस 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। एन कैप को उठा अपन क्या लिख रहे हैं, के कैप फर्स्ट में, इनटू अपन क्या रखे, के कैप। तो यहाँ से हमें मिला आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3 बेटा। डॉट प्रोडक्ट में हमने देखा था कि अगर ए डॉट बी है बेटा, ए डॉट बी, तो क्या फॉर्मूला था, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, एक्स एक्स कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो यहाँ पे बेटा अपन कह रहे -2 और आई कैप डॉट के कैप 0 हो गया, जे डॉट के कैप 0 हो गया, के कैप डॉट के कैप 1 हो गया, तो ये 1/√3 आ गया और इंटू के कैप आ गया। तो के कैप -2 के कैप, तो फाइनली आंसर मिला आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3। ये बेटा इसका आंसर। ऐसा कैसा सेकेंड और थर्ड फाइंड करो, आंसर सही है, मतलब जिसके अलोंग है वहां पे माइनस आ जाएगा, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। एंड थर्ड जो अपने पास है वो है आर कैप इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप अपॉन √3। ये इसका आंसर। द मीटिंग पॉइंट ऑफ at least two reflected ray, at least two reflected ray is called image. The meeting point of at least two reflected ray is called image. दो रिफ्लेक्टेड रे का जो मीटिंग पॉइंट है उसको अपन इमेज कहेंगे। अभी इमेज दो टाइप की यहाँ पे अपन देख सकते हैं। एक तो अपन कहेंगे वर्चुअल इमेज, सॉरी रियल इमेज, एंड सेकेंड अपन कहेंगे वर्चुअल इमेज। सेकेंड अपन कहेंगे वर्चुअल इमेज, ऐसी इमेज जिसको हम स्क्रीन पर ला सकते हैं उसको रियल कहेंगे, और ऐसी इमेज जिसको स्क्रीन पर हम नहीं ले जा सकते हैं उसको अपन वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं रियल इमेज को हम कह सकते हैं इफ द इमेज कैन टेकन ऑन स्क्रीन, ऑन स्क्रीन is called रियल इमेज, उसको अपन रियल इमेज कहेंगे। द इमेज that can taken on screen that is real image। अगर अपन कह रहे हैं if the image cannot taken, if the image cannot taken on the screen then it is called virtual image, virtual image। या दूसरे में हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि if two reflected ray virtually meet, मतलब अपन कह रहे seems to meet, तब जो इमेज बनेगी उसको वर्चुअल इमेज कहेंगे, और अगर रियल में मीट करती है तो उसको अपन रियल इमेज कहेंगे। दूसरा हम कह सकते हैं इफ टू रिफ्लेक्टेड रे, टू रिफ्लेक्टेड रे मीट्स एक्चुअली, मीट्स एक्चुअली फ्रॉम
रियल इमेज, उसको अपन रियल इमेज कहेंगे। F2 reflected ray meets actually form real image। अगर अपन बात करेंगे F2 refracted ray meets seems to meet, मतलब हमें जस्ट दिखता है, रियल में मीट नहीं होती है, तो वर्चुअल इमेज बनेंगे। रे seems to meet is called वर्चुअल इमेज, उसको अपन वर्चुअल इमेज कहेंगे। एक सर मिनट, रिफ्लेक्टेड रेज, बोलो बेटा। सर आपने वर्चुअल इमेज में रिफ्रैक्टेड अच्छा, लिखा है। रिफ्रैक्टेड नहीं, सॉरी, रिफ्लेक्टेड बेटा, रिफ्लेक्टेड। F2 reflected ray seems to meet is called virtual। देखो कैसे, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर में, सॉरी, एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के अंदर हमें रियल इमेज बनानी है। तो रियल इमेज के लिए अपन कहेंगे कि एक डाइवर्जिंग, ये बेटा अपन कह रहे कि डाइवर्जिंग बीम इंसिडेंट हो रहा है ऐसे। आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे रिफ्लेक्ट हुई रे और वो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट कर रही है। ये अपन कह रहे कि रे यहाँ पे आई, ये रे इधर, और ये रिफ्लेक्शन के बाद में यहाँ पे मीट कर रही है। तो ये जो इमेज होगी दैट इज कॉल्ड रियल इमेज। ये जो इमेज है उसको अपन कहेंगे रियल इमेज। इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको अपन वर्चुअल कहेंगे। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे वर्चुअली मीट कर रही है, इसलिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और उसकी इमेज रियल होगी। अगर इसी के अंदर अगर हम डाइवर्जिंग, ये तो कन्वर्जिंग बीम था, अगर हम डाइवर्जिंग बीम की बात करें, ये सपोज बेटा अपन करें कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है और वो रे अपन करें मिरर को इस टाइप से इंसिडेंट हो रही है। आफ्टर इंसिडेंट हम कह रहे कि इसको यहाँ पर, यहाँ से हमें लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट से आ रही है। ये जो इमेज होगी उस इमेज को अपन कहेंगे वर्चुअल इमेज, जहाँ पे हमें लगता है कि वर्चुअली मीट कर रही है, वर्चुअल इमेज। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अपन कह रहे कि रियल ऑब्जेक्ट होगा, जहाँ पर रे रियल में मीट करती है, इंसिडेंट रे, उसको अपन वर्चुअल रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। नोट कर दिया बेटा? यस सर। अभी अपन इमेज के बाद में बात करेंगे ऑब्जेक्ट बेटा। ऑब्जेक्ट को अपन कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम कह सकते हैं द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रेस। अपन कह रहे कि इंसिडेंट रेस अगर मीट करती है तो उसको अपन ऑब्जेक्ट कहेंगे द मीटिंग पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रेस। जैसे इसमें बेटा ऑब्जेक्ट दो
पार्ट में अपन डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो अपन कहेंगे रियल ऑब्जेक्ट, और दूसरा अपन कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट में बेटा अपन कहेंगे कि अगर रे डाइवर्जिंग बीम है, अगर कोई डाइवर्जिंग बीम है तो ऑब्जेक्ट रियल होगा। और अगर अपन कह रहे हैं इस टाइप से अपन कह रहे डाइवर्जिंग बीम है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। डाइवर्जिंग बीम में अपन कह रहे कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट रे मीट कर रही है, मतलब इंसिडेंट रे जस्ट मीट टू सिम्स टू मीट, तो उसको अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जब रियल ऑब्जेक्ट में अपन कहेंगे कि इंसिडेंट रे रियली मीट, उसको अपन रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे। सर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल क्या है? यस, देखो जैसे अपन कह रहे हैं ये प्लेन मिरर है, और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, दूसरी रे यहाँ से आ रही है, इनफाइनाइट से एक डाइवर्जिंग बीम आ रहा है। तो आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि ये रे ऐसे जा रही है, तो ये जो रिफ्लेक्टर रे मीट कर रही है वहां तो क्या बना, इमेज जो रियल होगा, और ये इसका ऑब्जेक्ट होगा जो वर्चुअली मीट कर रहा है। ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो इमेज होगा उसको अपन कहेंगे रियल, बाहर बन रही है मिरर के बाहर, तो अपन कह रहे कि रियल इमेज। इसमें अगर अपन बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक प्लेन मिरर है, यहाँ पे अपन कह रहे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसका रे ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, आफ्टर इंसिडेंट अपन कह रहे कि इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये इंसिडेंट रे रियल में मीट कर रही है, तो इसको अपन रियल ऑब्जेक्ट कहेंगे, रियल ऑब्जेक्ट। और इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज होगी, ये वर्चुअल इमेज है। Sir, is it necessary for a virtual object to form a real image? या फिर कोई रियल ऑब्जेक्ट भी कर सकता है? आ, नहीं, ये अपन कह रहे जरूरी नहीं है कि अपन कह रहे कि रियल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल इमेज बनेगी, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज भी बन सकता है। और इसमें अपन कह रहे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बन सकता है, क्योंकि इसके आगे अपन कह रहे कि अगर एक और मैं मिरर रख लेता हूँ तो वर्चुअल इमेज का वर्चुअल अपन कह रहे ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन जाएगी। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, यहाँ पे एक मैंने मिरर रख दिया इसके आगे, तो ये यहाँ पे इंसिडेंट हुई, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, और ये इमेज, तो ये फर्दर अपन कह रहे कि इसका इमेज ये बना, तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल का वर्चुअल हुआ, क्योंकि मिरर के अंदर बन रहा है, तो इसलिए अपन कह रहे कि वो वर्चुअल भी हो सकता है। Yes, sir. Well, नोट कर sir. दिया। अभी अपन देखेंगे यहाँ पर मिरर, मिरर हम कहेंगे स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बेटा मिरर कहेंगे। मिरर में ग्लास का होना जरूरी नहीं है, है ना, कोई भी अपन कह रहे कि स्मूथ सरफेस हो जाए
उसको अपन मिरर कह सकते हैं, जिससे रिफ्लेक्शन होता हो। तो हम कहेंगे स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। मिरर है वो दो टाइप्स के अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट अपन कहेंगे प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, और दूसरा अपन यहाँ पे कह सकते हैं कर्व मिरर, प्लेन मिरर या कर्व मिरर। प्लेन मिरर में हम कह रहे कि एक प्लेन सरफेस है, प्लेन स्मूथ सरफेस है, एक तरफ हमने प्लेन कलर कोटिंग कर दिया, दूसरी तरफ सिल्वर पॉलिश कर दिया। जो सिल्वर पॉलिश वाला सरफेस होगा वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, सिल्वर पॉलिश कर दिया। तो ये बेसिकली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ इमेज का फॉर्मेशन होगा। दूसरा अपन कह रहे कि कर्व मिरर, कर्व मिरर को अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट अपन कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, एंड सेकेंड अपन कहेंगे कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में हम कह सकते हैं कि अगर इस टाइप से एक स्फीयर का पार्ट है और अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको अपन कॉनकेव मिरर कहेंगे। और ये अपने पास सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग है, उसको अपन रिफ्रैक्टिंग सरफेस कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग सरफेस।